वर्ष 1924, हेर्ज़ोगनोखा, जर्मनी। इस वर्ष रूडी यानी कि रुडोल्फ डेसलर और एडी यानी कि एडोल्फ डेसलर नाम के दो भाइयों ने अपने माँ के द्वारा चलाई जा रही लॉन्ड्री में एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री की नींव रखी। तब इस फैक्ट्री को डेसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री और संक्षिप्त में गेडा शू फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था और दोनों भाई डेसलर ब्रदर्स के नाम से मशहूर थे। ये कंपनी शुरुआत से ही काफ़ी मुनाफे में रही और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पैदा हुए पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद इसने अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की। मगर आगे चलकर डेसलर ब्रदर्स के बीच एक ऐसे झगड़े की शुरुआत हुई जिसने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के दो बहुत ही बड़े ब्रांड्स को जन्म दिया। आज के एपिसोड में हम इसी झगड़े की बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये झगड़ा इन दोनों भाइयों की मौत के बाद आज भी जारी है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी बैटल फॉर बिजनेस सीरीज को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ष 1936, गेडा शू फैक्ट्री अब जूतों के साथ साथ बाकी स्पोर्टिंग गुड्स को भी मैन्युफैक्चर करने लगी थी। दोस्तों, इसी वर्ष हिटलर रूल के अंडर जर्मनी ने ओलंपिक्स गेम्स को होस्ट किया और ये इवेंट डेसलर ब्रदर्स के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू साबित हुआ। वास्तव में उस समय गेडा शू फैक्ट्री ने जर्मनी में लोकप्रियता हासिल कर ली थी तथा रूडी और एडी कंपनी को इंटरनेशनल ख्याति दिलाने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने देश विदेश से आए कई एथलीट्स को अपने प्रोडक्ट्स बांटे। उस समय अमेरिकन एथलीट जेसी ओवेंस काफ़ी लोकप्रिय थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए एडी यानी कि एडोल्फ डेसलर जेसी ओवेंस से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए ट्रैक शूज़ गिफ्ट किए। इन शूज़ को देखकर ओवेंस काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गेम्स के दौरान इन्हें पहनने का फैसला किया। दोस्तों, इस ओलंपिक्स में जेसी ओवेंस ने अलग अलग कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल्स के साथ साथ कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। अपनी इस सफलता के बाद ओवेंस ने एडी द्वारा दिए गए जूतों की काफ़ी तारीफ की, जिससे उनकी सफलता के साथ डेसलर ब्रदर्स का नाम भी जुड़ गया था। इसीलिए दुनिया भर के एथलीट अब डेसलर ब्रदर्स की काबिलियत का लोहा मानने लगे थे। लेकिन वर्ष 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और नाजी मिलिट्री के आदेशों के कारण गेडा कंपनी को हथियार बनाने वाले कारखाने में बदल दिया गया और इसी के तहत रूडी को भी युद्ध में हिस्सा लेने के आदेश दिए गए। वही एडी कंपनी का ही कारोबार देखते रहे। युद्ध खत्म होने के बाद रूडी सही सलामत घर आ गए और दोनों भाइयों ने फिर से अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही दोनों के रिश्ते एकदम से बिगड़ते चले गए। उनके रिश्ते में आई इस खटास का एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन हिस्टोरियंस का मानना है कि डेसलर फैमिली में शुरू हुए इस झगड़े के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये भी है कि एडी को लगता था कि उसकी वाइफ को लेकर रूडी की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वह उन्हें वुमेनाइजर भी कहते थे। वही युद्ध समाप्ति के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को रास्ते से हटाने के लिए अलाइड फोर्सेस के हाथों एक दूसरे को पकड़वाने की साजिशें भी की थीं, जिनसे किसी तरह ये दोनों भाई अपना बचाव कर पाए थे। वर्ष 1948 तक डेसलर भाइयों की साझेदारी समाप्त हो चुकी थी। युद्ध और विश्वासघात के कारण उत्पन्न तनाव इतना अधिक था कि दोनों में से कोई भी भाई इसे संभाल नहीं सकता था। इसीलिए कंपनी के विभाजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कमाई, कर्मचारी और उपकरण सभी दो भाइयों के बीच बांट दिए गए थे। इसके बाद रूडी अपना घर छोड़कर फैमिली के साथ रिवर ओखा के दूसरी तरफ रहने लगे। दोस्तों, इसी समय उन्होंने 14 वर्कर्स के साथ रुडोल्फ डेसलर शू फैब्रिक कंपनी की शुरुआत की, जिसे शॉर्ट में रूडा के नाम से जाना जाने लगा। मगर कुछ महीनों के बाद ही इसका नाम बदलकर प्यूमा रख दिया गया। वही इसके एक वर्ष के बाद 18 अगस्त 1949 को एडी डेसलर ने अपने 27 एम्प्लॉयज के साथ एडिडास की शुरुआत की और इस तरह एक पारिवारिक कला ने स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री के दो बड़े ब्रांड्स को जन्म दिया। दोनों ही कंपनियां एक दूसरे की राइवल थीं। इसी वजह से इन दोनों कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे। दोनों ब्रांड्स के बीच ऐसी दुश्मनी थी कि प्यूमा के एम्प्लॉयज नदी के एक तरफ और एडिडास के एम्प्लॉय नदी के दूसरी तरफ रहते थे। दोनों कंपनियों के वर्कर्स के लिए शहर में अलग अलग रेस्टोरेंट, बेकरीज और यहाँ तक कि उनके कब्रिस्तान भी अलग थे। वर्ष 1950 में वेस्ट जर्मनी की नेशनल टीम और स्विट्जरलैंड टीम के बीच एक फुटबॉल मैच हुआ। जर्मनी की टीम के लिए ये विश्व युद्ध के बाद पहला मैच था और इस टूर्नामेंट में जर्मन प्लेयर्स को शोकर शूज प्यूमा के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। इस मैच को जर्मनी 1-0 से जीत गया, जिसने प्यूमा को काफी फायदा पहुंचाया। वही वर्ष 1954 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में जर्मन टीम हंगेरियन टीम के सामने थी और उस समय हंगरी एक अनबीटेबल ओपोनेंट था। इस मैच में जर्मन प्लेयर्स को शूज एडिडास के द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे। ये पहली बार था जब एडिडास अपने 3 स्ट्रिप्स वाले शू डिजाइन को मार्केट में लाई थी। ये 3 स्ट्रिप्स वाला डिजाइन ही आगे चलकर
चलकर कंपनी की यूएसपी बना। इस मैच को जर्मनी टीम जीत गई और पूरे जर्मनी में खुशी की लहर थी। तब एडिडास ने बताया कि उन्होंने पहली बार स्क्रू इन स्टड वाले बूट्स को डिज़ाइन किया जिन्होंने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। मगर उनके इस दावे को प्यूमा ने चुनौती दी और बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने 1952 में ही अपने एडम सीरीज के सॉकर शूज़ में स्क्रू स्टड को इन्वेंट किया था। दोस्तों, इन दोनों कंपनीज के बीच यह विवाद आज भी जारी है और कोई भी अपने इस दावे से पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन 1954 की उस जीत से एडिडास को एक ऐसा बूस्ट मिला जिससे प्यूमा उससे थोड़ा पीछे रह गई। आगे चलकर इन दोनों ब्रांड्स ने कई लीजेंडरी प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तब से लेकर अब तक इन दोनों ब्रांड्स के बीच बड़े प्लेयर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की हौसी लगी हुई है। वर्ष 1974 में रुडोल्फ डेसलर की मृत्यु हो गई और इसके 4 वर्ष के बाद ही 1978 में एडोल्फ का भी निधन हो गया। दोस्तों, दोनों भाइयों के बीच कलह इतनी ज्यादा थी कि जब रूडी अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब भी एडी ने ना तो उनसे कोई बात की ना ही कभी उनसे मिलने गए। दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद कंपनीज को पब्लिक कर दिया गया। 1986 में प्यूमा एक स्टॉक कॉर्पोरेशन बन गई। वही इसके 3 वर्ष के बाद 1989 में एडिडास को भी पब्लिक कर दिया गया और यह भी एक स्टॉक कॉर्पोरेशन बन गई। एक तरफ इस डिसीजन के बाद प्यूमा अच्छा बिजनेस कर रही थी, वही कमजोर लीडरशिप और कुछ गलत फैसलों के कारण एडिडास का काफी फाइनेंशियल लॉस हो चुका था और वर्ष 1992 आते आते कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुकी थी। उस दौरान कंपनी मैनेजमेंट में कई बदलाव किए गए और किसी तरह ये कंपनी को बचाने में कामयाब रहे। तब से लेकर अब तक एडिडास ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वर्ष 2006 में एडिडास ने फेमस स्पोर्ट्सवेयर कंपनी रिबॉक को भी एक्वायर कर लिया। इस समय तक प्यूमा भी अच्छा बिजनेस कर रही थी लेकिन कमाई के मामले में थोड़ा पीछे छूट गई थी। दोस्तों, आज की बात करें तो इस समय एडिडास नाइकी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी है। वही प्यूमा भी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी बनी हुई है। दोस्तों, वैसे तो डेसलर ब्रदर्स ने अलग होने के बाद मरते दम तक एक दूसरे से बात नहीं की और साथ ही उनके एम्प्लॉयज भी उनके इस डिसीजन का साथ देते रहे। लेकिन वर्ष 2009 में एडिडास और प्यूमा ने अपने एम्प्लॉयज के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच को होस्ट किया जिससे उन्होंने एक दूसरे से गिले शिकवे मिटाने का संदेश दिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो अगर ये दोनों भाई आपस में कम्पीट नहीं कर रहे होते तो शायद हमें ये दोनों ब्रांड्स आज देखने को ही नहीं मिलते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।